और वहाँ पर बाबा साहब के जो अधूरे मिशन थे उसको वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया और 1978 में ये बामसेफ नाम का एक संगठन बनाया। और इस बामसेफ नाम के जो संगठन है उसको 3 लोगों ने शुरू किया। पहले हैं हम लोग का दीना भाना साहब, D.K. खप्परडे साहब और कांसीराम। ये 3 लोगों ने बामसेफ को बनाया और ये तीनों लोग कर्मचारी थे। कर्मचारी लोगों ने इसको शुरू किया। उसके बाद में उन्होंने बताया ये जो बामसेफ है, ये जो बामसेफ है हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों का 6 शब्द से मिलकर 6 अक्षर से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो बी है उसका है फुल फॉर्म है बैकवर्ड। और बैकवर्ड कौन लोग हैं? तो ये जो 3 कर्मचारी लोग हैं उन लोग बताते हैं कि SC के लोग बैकवर्ड हैं, ST के लोग बैकवर्ड हैं और OBC के लोग बैकवर्ड हैं। उसके बाद A फॉर एंड, आगे है M फॉर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी माने SC ST OBC के लोग ही अन्य धर्मों को मानते हैं, दूसरे लोग नहीं मानते हैं। SC के लोग, ST के लोग, OBC के लोग ही अन्य धर्मों में जाते हैं। उसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बौद्धिस्ट है, लिंगायत है, जैन है, सिख है। इन सभी धर्मों में SC ST OBC के लोग ही जाते हैं, यानी धर्म परिवर्तन करते हैं। तो माइनॉरिटी यानी जो हमारे समाज के लोग जो हैं अन्य धर्मों को माने, उनको भी इसमें शामिल किया गया। अगला है C फॉर कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ का मतलब तो समुदाय होता है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग केवल यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये समुदाय है। फिर E फॉर एम्प्लॉई, माने हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी यानी कम्युनिटी के जो एम्प्लॉई हैं, नौकरी पेशे में हैं अभी वर्तमान में, उनको यहाँ पर लिया गया है। फेडरेशन, अगर यानी कोई संगठन यानी 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 10 राज्य में रहेगा तो इसको फेडरेशन का नाम नहीं दिया जाता है। 12 से ज़्यादा स्टेट में अगर ये संगठन फैलता है, उधर 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो बामसेफ संगठन है वो 33 राज्य में फैला है, इसलिए इसको फेडरेशन का नाम दिया गया है। तो ये हम लोगों का जो संगठन है अभी वर्तमान में पूरे भारत में 37 राज्य हैं, 37 राज्य के 33 राज्य में बामसेफ जो संगठन है उसका नेटवर्क है। और ये जो बामसेफ है 33 राज्य में 570 जिले में, पहले तो 567 जिले में था, लेकिन अभी वर्तमान में 570 जिले में लगभग पहुंचा है। 770 टोटल जो भारत में 770 जिले हैं, उसमें से 570 जिले में अभी संगठन पहुंचकर काम कर रहा है। 2.5 लाख से ज़्यादा गांव में है। उसके बाद 8,000 से ज़्यादा ब्लॉक में है, 22,000 से ज़्यादा तहसील में है। तो इतना बड़ा नेटवर्क बामसेफ ने आज यानी अपना जो संगठन है उसको फैलाया है। और आज हम लोग यहाँ पर लेलुंगा में, यहाँ पर हम लोग आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी लोग अधिकांशतः अपने हिस्ट्री को जानते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को आइडियोलॉजिकल जो कैडर है मैं उसको देना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ 33 जिले, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। अभी आप लोगों ने यानी 1 महीना 2 महीना पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने और दिनेश भगत जी ने, हम दोनों ने बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग को कंप्लीट किया। हमारे यहाँ पर मनोज बघेल जी हैं और हमारे मोहन जी हैं। इन लोगों ने हमारे इधर रूपनारायण के अगुवाई में इधर अपना सरगुजा संभाग को नेतृत्व किए। ऐसे करके हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले का हमने नेटवर्क बनाने में सफल रहे। 33 जिले का नेटवर्क। अभी वर्तमान में हम लोग ये जो 33 जिले हैं, इस 33 जिले में कार्यकर्ताओं का हम लोगों को सिलेक्शन करना है, कार्यकर्ताओं को उसमें लाना है, उस संगठन में स्थापित करना है। और जैसे हम लोग जो संख्या होगा, प्रत्येक जिले में 250 लगभग कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे। और हमारे पास में ये जो बामसेफ है, बामसेफ अपना आंदोलनकारी संगठन बनाया। उस आंदोलनकारी संगठन में अभी 90 संगठन अभी काम कर रहे हैं। तो 90 संगठन हम लोग तो अपने छत्तीसगढ़ में नहीं हैं, यहाँ पर केवल 6 और 7 संगठन यहाँ पर एक्टिव हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो 6 या 7 संगठन को अगर हम लोग लें
तो उसमें मिनिमम हम लोग 230 कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं एक संगठन में। तो यहाँ पर 6 और 7 संगठन काम कर रहे हैं, तो सारे संगठन का अगर हम लोग 250 हम लोग लें तो लगभग 1400-1500 केवल कार्यकर्ता होंगे। इन सभी को प्रशिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रशिक्षण से लोग यानी सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद में आंदोलन में जाते हैं। अगर प्रशिक्षण नहीं होगा तो हम लोग कोई भी बड़ा मूवमेंट, बड़ा आंदोलन हम लोग नहीं चला सकते। तो इसीलिए माननीय वामन मेश्राम साहब हम लोगों को दिशा निर्देश किए हैं कि प्रत्येक जिले में जितने भी कार्यकर्ता बनते हैं, पदाधिकारी बनते हैं, उनको प्रशिक्षित करो। तो हमें लगता है आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, हमारे माननीय मरकाम साहब यहाँ पर आए हुए थे और 1-2 अन्य साथी भी यहाँ पर आए और यहाँ पर कैडर दिए। तो उनका जो काम था उस काम को आज हम लोग यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। उन लोग भी कैडर देते हैं और हम लोग भी कैडर ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है हम लोगों का। इस छत्तीसगढ़ में आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर ये जो पहला फ़ोटो है वो मैं खुद कैडर ले रहा हूँ, उसका फ़ोटो है। दूसरा जो फ़ोटो है वो सीतापुर का फ़ोटो है, वहाँ पर हमारे समाज ने वहाँ पर कैडर किया था। और यहाँ पर आप लोग तीसरा जो सबसे नीचे फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे रूप नारायण का फ़ोटो मैं लगाया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हम लोग जसपुर में, वहाँ पर हम लोग किसी गांव को टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद उस गांव के लोगों को पूरा खुला ओपन में, ये ठंड के समय का ही फ़ोटो है, और इस ठंड के समय में हम लोग मैदान में उनको बैठाते हैं। मैदान में बैठाने के बाद में गांव के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो अभी वर्तमान में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो आंदोलन हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो सरगुजा संभाग में हो रहा है। तो ऐसा हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, तो ये संभव हुआ। लगातार प्रशिक्षण में जो लोग शामिल हो रहे हैं उन लोग आंदोलन में भी शामिल होते हैं। और हम लोगों का जो यानी मेरा जुड़ा हुआ लगभग इस संगठन में 10 साल हो गया। 10 साल तक हमने यानी लगातार आंदोलन किया, लेकिन आज तक यानी हम लोगों ने संविधान को अपने हाथ में नहीं लिया, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, और हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन को सफल बनाए। तो आंदोलन को अगर सफल करना है तो हम लोगों को पहले तो प्रशिक्षण लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये तो हम लोगों का गांव एरिया का था। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये राष्ट्रीय स्तर का है। तो यहाँ पर अगर पहला जो फोटो है, इस फोटो में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग 14,000 लोग यहाँ पर शामिल थे, 14,000 लोग। तो दूसरा ये जो फोटो है, ये इल्पा यहाँ पर जितने भी वकील हैं उनका ये दूसरे नंबर का कैडर है। तीसरे नंबर का जो ओ है, ये फ़ोटो वहीं से आया हुआ है, इल्पा का ही ये कार्यक्रम था, वहाँ का जो फ़ोटो है उसको भी मैंने यहाँ पर दिखाया। इसका मतलब क्या है, देशव्यापी जो आंदोलन है उसको चलाने के लिए हम लोगों के पास में पूरी मशीनरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पूरी मशीनरी को बनाने के लिए ये कैडर कैंप का आवश्यकता है। तो आज हम लोग कैडर कैंप के माध्यम से हम लोग सारे लोगों को सिखाने का, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर कैडर लेने से पहले हम लोगों को जानना ज़रूरी है, और ये जानना क्या ज़रूरी है, कौन आंदोलन नहीं चला सकता है या कौन आंदोलन को चला सकता है। ये चीज़ों को भी हम लोगों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर कौन आंदोलन नहीं चला सकता है, कौन लोग हम लोगों को साथ सहयोग देंगे, कौन लोग साथ सहयोग नहीं देंगे, इसको हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कौन आंदोलन नहीं चला सकता है, इसको हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है, पहला है सुविधा उपभोगी लोग। हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, सारे लोग यानी संगठन में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में सारे लोग शिकायत करते हैं कि मेरा बात को नहीं सुनते हैं, बात को नहीं सुनते हैं, बात को नहीं सुनते हैं। हम लोगों के पास में शिकायत का इतना ज़्यादा भरमार रहता है कि यानी जो मुख्य वो रहता है, जिलाध्यक्ष रहता है, ब्लॉक अध्यक्ष रहता है, या राज्य में राज्य अध्यक्ष रहता है, उनके पास में लगातार शिकायत जाता है और कहते हैं कि हम लोगों का बात नहीं सुनते। तो हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा। तो जो सबसे ज़्यादा सुविधा उपभोगी लोग हैं, उन लोग अधिकांशतः बात को नहीं सुनते हैं। सुविधा उपभोगी लोग, जिनके पास में रहने, खाने, उठने, बैठने, सोने, सारे चीज़ की अगर व्यवस्था है, उन लोग अगर भरा पूरा संपन्न परिवार है, तो ऐसे लोग उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं या बात को नहीं सुनते हैं।
अगला है व्यवस्था के अंग बने लोग। ये जो व्यवस्था के अंग बने लोग कौन है, तो इसको हम लोगों को जानना है। जो लोग अभी शासन चल रहा है बीजेपी का, तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, एजेंट होंगे, या जिसको हम लोग गांव देहात में महामंत्री बोलते हैं, फिर उसके बाद में पंचायत का भी एजेंट होता है, फिर 10 पंचायत का एक एजेंट और होता है। तो इन सभी को अगर बीजेपी अगर देखें, चाहे कांग्रेस देखें, चाहे अन्य जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में अगर कोई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वेल विशर सपोर्टर है, ऐसे लोग व्यवस्था के अंग लोग हैं, ऐसे लोग भी हम लोगों का बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास में एक ही कहना है कि अगर मैं आप लोगों के तरफ आता हूं तो पार्टी के लोग मेरे को देखेंगे और मेरा विरोध करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों का क्या करूंगा, अंदर से सपोर्ट करूंगा, बाहर से नहीं करूंगा। पता नहीं अंदर से करेगा कि नहीं करेगा, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है, मैं अंदर से सपोर्ट करूंगा, मैं बाहर से नहीं कर सकता। तो आगे है संतुष्ट लोग। ये जो संतुष्ट लोग हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जो लोग अपने आप को अगर किसी जगह सीमित कर लेते हैं, चाहे मान लिया जाए कोई गरीब व्यक्ति है, तो अपने आप में वो संतुष्ट हो जाएगा कि मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मेरे किस्मत में यही लिखा था। ऐसे लोग भी हम लोगों को साथ सहयोग नहीं देंगे। मेरा जो जीना खाना है ये यहीं पर सीमित है, इतना को ही कमाना है, इतना में ही रहना है, ऐसे ही करना है। अगर हम लोग ऐसा संतुष्ट हो जाते हैं तो भी हम लोग साथ सहयोग नहीं देंगे। अगला है स्वार्थी लोग। तो स्वार्थी लोगों को हम लोग जानते हैं कि कौन लोग स्वार्थी हैं, कौन लोग हम लोगों का बात सुनते हैं, कौन लोग नहीं सुनते हैं। जो अपने आप को ज़्यादा मानता है, अपने आप के फायदे के लिए ज़्यादा सोचता है, ऐसे लोग भी केवल और केवल अपने आप को मानता है, इसलिए वो भी हम लोगों को साथ सहयोग नहीं देगा। तो ये स्वार्थी लोग हैं। अगला है अच्छे लोग। कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं, नहीं भैया चलो ना आप करते रहो, चलो ना आप करते रहो। हम लोग सोचते हैं उन लोग अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोगों का साथ सहयोग देंगे, लेकिन उन लोग क्या कहेंगे, यानी उसके बाद में ये जो लोग हैं उन लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं जाता हूं तो लोग क्या कहेंगे, अच्छे लोग मेरे को क्या कहेंगे, ऐसा सोचते हैं मेरे को क्या कहेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बाप बेटे थे, ये जो बाप बेटे लोग हैं, यानी अपने काम के लिए उन लोग एक गधा खरीदने जाते हैं, एक गधा खरीदने जाते हैं, और गधा खरीदने के बाद में क्या करते हैं, अरे हमने पैसा लगाया है, सारा चीज़ किया है, चलो अब गधा को ले ही रहे हैं, तो अब गधा जा ही रहा है हमारे साथ में, चलो इस पर बैठ के जाते हैं। तो ये बाप बेटा लोग क्या करते हैं, गधा खरीदे और गधा में दोनों जन सवार हो गए, अब जा रहे, और उन लोग अपने आप को भी सोच रहे हैं कि हम लोग अच्छे लोग हैं। तो इन लोग जब जाते रहते हैं तो उसी समय कुछ लोग देखते हैं और उन लोग बोलते हैं, देखो यार एक गधा खरीदे, छोटा है कि बड़ा है, सक रहा है कि नहीं सक रहा है, पैदल चल रहा है गधा, और इसमें बाप बेटा सवार हो गए, बाप बेटा सवार हो गए। तो जब ऐसा सुनते हैं कि हम लोगों को लोग बोल रहे हैं बाप बेटा चढ़ गए, तब क्या करते हैं, एक व्यक्ति उतर जाता है, यानी अपना बाप क्या करता है, उतर जाता है, चलो बेटा तुम ही चढ़ो। अब फिर जाते रहते हैं, अब बेटा चढ़ा है गधा के ऊपर में, अब जा रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, सामने कुछ दूर जाने के बाद में लोग फिर देखते हैं कि बेटा चढ़ा है, बाप पैदल चल रहा है। तो लोग फिर बोलते हैं, अबे साला तेरा बाप को तो बैठाबे, साला तू ही बैठ गया, तेरे को इज्जत करना नहीं आता है क्या। तो क्या किया, वो लड़का उतर जाता है और अपना बाप को बैठा देता है, और फिर जाते हैं सामने, आगे बढ़ते हैं। तो फिर सामने के लोग फिर बोलते हैं, अबे साला तुम्हारे जैसा पागल तो कोई है नहीं, बेटा को पैदल चलवा रहा है और अपने बैठा हुआ है। उसके बाद में क्या करते हैं, आगे जा कर के बाप भी उतर जाता है, बेटा भी उतर गया। फिर उसके बाद में आगे जाते हैं, तो अरे यार उतना दूर से ला रहे हो गधा को, पैदल चला रहे। तो इन लोग बाप बेटा लोग क्या करते हैं, वो गधा को ही अपने सिर में उठा लेते हैं ऐसा। तो हम लोगों ने इस ओ में देखा कि जो भी हमने काम किया उसमें सारे लोग कुछ ना कुछ बोले, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर आया। तो हम लोग वैसे ही
ये जो अच्छे लोग हैं वो लोग भी क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं ऐसा काम करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे। और अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में हम लोग वहाँ पर शामिल नहीं होते हैं और आंदोलन को साथ सहयोग नहीं देते। तो ये अच्छे लोगों का पहचान है। आगे है बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग। कुछ लोगों को हम लोग अपने समाज में चिन्हांकन करते हैं, कुछ लोग ना एकदम ज़्यादा बातूं नहीं होते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये होगा वो होगा, ऐसा बोलते हैं। तो जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींग हाँकने का काम करते हैं, ऐसे लोग भी हम लोगों को साथ सहयोग नहीं देंगे। बोलेंगे ज़रूर, चलो नहीं यार चलो मैं आ रहा हूँ, लेकिन जैसे अगर कार्यक्रम स्थल तक अगर पहुँचेंगे तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं वो साथ सहयोग नहीं देते हैं, उन लोग चले जाते हैं। आगे है ढोंगी और अप्रामाणिक लोग। जो लोग एकदम ज़्यादा यानी पूजा पाठ में लगे रहते हैं या लोगों के पास में अपने आप को एकदम संत जैसा दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग भी हम लोगों को साथ सहयोग नहीं देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग ये जो लोग हैं, यहाँ पर हमारे 7 प्रकार के जो लोग हैं, ये 7 प्रकार के लोग हमारे आंदोलन को भी साथ सहयोग नहीं देंगे। तो हम लोगों को इन सारे लोगों को पहचानना है, कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है। कर्मचारी लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा नाम का एक आंदोलनकारी संगठन बनाया। और ये जो आंदोलनकारी संगठन है, ये फ़ोटो मैंने खींचा हुआ है। ये फ़ोटो मैं दिल्ली का फ़ोटो को मैंने यहाँ पर लगाया है। इस कार्यक्रम को मैं खुद गया था, हमारे साथियों के साथ में हम लोग गए और वहाँ पर फ़ोटो खींचे। तो ये जो आंदोलन है ये दिल्ली का आंदोलन है। इस दिल्ली में भी हम लोग छत्तीसगढ़ से दिल्ली जा कर के वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अपने समाज का नेतृत्व हम लोग वहाँ पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में आंदोलन खड़ा कर रहा है। तो साथियों, हम लोगों का यानी बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ के लोग बुद्धि देते हैं। बामसेफ के लोग यानी कर्मचारी लोग क्या करते हैं, बुद्धि देते हैं। उनके पास में सोचने का, तर्क करने का उनके पास में बुद्धि है। उस बुद्धि का उपयोग और प्रयोग करके वे लोग नॉन कर्मचारियों को सिखाते हैं कि तुम लोगों का अधिकार क्या है, तुम लोगों का अधिकार कैसे मिलेगा, इस अधिकार के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये कर्मचारी लोग सिखाते हैं। तो कर्मचारी लोग जब अपना बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके लोगों को जागृत करते हैं, तो हमारे जैसे नॉन कर्मचारी लोग, उन लोग आंदोलन में सहभागी होते हैं और आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन करने से पहले हम लोगों को इस आंदोलन की क्या विचारधारा है उसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखना होगा। तो हमारे देश में 2 प्रकार की विचारधारा है। एक है आरएसएस की विचारधारा और दूसरी है बामसेफ की विचारधारा। आरएसएस की विचारधारा जो है वो झूठ पर टिका हुआ है, गैर बराबरी पर टिका हुआ है। लेकिन बामसेफ की जो विचारधारा है, बामसेफ की विचारधारा अपनी विचारधारा नहीं है। बामसेफ की विचारधारा हमारे समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों की विचारधारा है, समस्त महापुरुषों की विचारधारा। तो हमारे अपना विचार तो नहीं है बामसेफ का, भारत मुक्ति मोर्चा का अपना अलग से विचार नहीं है। ये हमारे समाज में जो जन्मे, समय समय पर अपने आप को शहीद किए, बलिदान किए, उनकी विचारधारा को बामसेफ मानता है। और बामसेफ हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए काम करने का काम करता है, उनको जागृत करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मैं आज हिस्टोरिकल कैडर पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आज आइडियोलॉजिकल माने हमारे महापुरुषों की क्या विचारधारा थी उस पर मैं बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे गौड़ समाज से थे। ये कौन थे? गौड़ समाज से थे और इसका नाम है पहांदी पारिक कुपारलिंगो, यानी वहाँ पर जो ओरिजिनली नाम है पहांदी पारिक कुपारलिंगो, ये हमारे गौड़ समाज से थे। तो ये जो गौड़ समाज से आज के डेट में हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये गौड़ समाज से थे। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पर देखें तो क्रिश्चियन लोग, उन लोग बोलते हैं कि हम लोगों का जो जीसस है वो 2500 साल पहले जन्म लिया, ऐसा क्रिश्चियनों के द्वारा कहा जाता है। और क्रिश्चियनों के जो जीसस हैं उसके जन्म के पहले, उसके जन्म के पहले
उसके जन्म, जीसस के जन्म के पहले गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, और गौतम बुद्धा के जन्म के पहले यानी पहांदीपारी कुपारलिंगो का जन्म हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहांदीपारी कुपारलिंगो हमारे आदि पुरुष रहे हैं। ये जो आदि पुरुष हैं, इन्होंने हमारे समाज में गण व्यवस्था का निर्माण किया था। हमारे समाज में रोटी बेटी कैसे चलाना है, टोटम व्यवस्था कैसे लागू करना है, अपना राज काज कैसे चलाना है, इन सभी को पहांदीपारी कुपारलिंगो यानी गौतम बुद्धा के पहले स्थापित किया। आज के डेट पे अगर हमारे कुछ आदिवासियों को अगर देखें तो हमारे आदिवासी लोग कभी कभी बोलते हैं ऐसी भारत सरकार, ऐसा कहा जाता है ऐसी भारत सरकार। तो ऐसी भारत सरकार जो कह रहे हैं उन लोग हिंदी में उसको बोलते हैं धर्मपूर्वी, माने यहाँ पर धर्म का उदय होने से पहले ये पहांदीपारी कुपारलिंगो हमारे समाज में कानून बना रहे थे। इसीलिए हमारे समाज को कभी कभी बोला जाता है कि हम लोग आदि काल से हैं, अनादि काल से हैं, ऐसा कहा जाता है। और उस अनादि काल में हमारे पहांदीपारी कुपारलिंगो यहाँ पर नियम बनाया और हमारे समाज को उन्होंने चलाया। तो आज हम लोग ये जो पहांदीपारी कुपारलिंगो हैं, इनकी विचारधारा को हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो गौड़ समाज में 52 गोत्र होता है। कितना गोत्र होता है? 52 गोत्र होता है। अगर उरांव समाज में अगर देखा जाए या उरांव जाति में अगर देखें तो उसमें 22 टोटम होता है, 22 गोत्र होता है। और आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो इसमें भी थोड़ा सा विकृत हो रहा है। जैसे भगत जो गोत्र है ये हमारे 22 टोटम में नहीं आता है, भगत गोत्र, लेकिन फिर भी आज हमारे उरांव लोग उसको भगत लिखते हैं। जैसे उरांव में एक गोत्र होता है लकड़ा, लकड़ा का मतलब होता है शेर या बाघ। तो आज के डेट पे कुछ पढ़े लिखे जो होशियार लोग हैं, जो नौकरी पेशा में आए, उन लोग ये लकड़ा लिख देंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो हमारे उरांव लोग क्या लिख रहे हैं, इधर रायपुर एरिया में जाएंगे तो लकड़ा लोग लिख रहे हैं टाइगर इंग्लिश में। लकड़ा को क्या कर दिए, बदली करके उन लोग लिख रहे हैं टाइगर। तो ऐसा करके अभी जो 22 टोटम था उस टोटम को अगर देखें तो पहले हमारे पहांदीपारी कुपारलिंगो के समय में हम लोगों का, उरांव लोगों का केवल 22 टोटम होता था। लेकिन आज के डेट पे पढ़े लिखे लोग उसको बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, टोटम को और बढ़ा रहे हैं, गोत्र को और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो पहांदीपारी कुपारलिंगो के बाद में गौतम बुद्धा आते हैं, और गौतम बुद्धा शाक्य गण के थे। यानी पहांदीपारी का जो काम था उसको क्या कर रहे हैं, गौतम बुद्धा पूरा कर रहे हैं। तो ये जो शाक्य गण के थे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे गौतम बुद्धा जो थे वो लिच्छवी गण की जो लड़की थी उसके साथ में शादी करते हैं, लिच्छवी गण के साथ। ये शाक्य गण के थे और लिच्छवी गण की जो लड़की है उससे वो शादी करते हैं। तो यहाँ पर जो बेटी रोटी का जो संबंध है उसको पहांदीपारिक बनाते हैं, और पहांदीपारिक के जो काम है उस काम को ही गौतम बुद्धा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अलग अलग गण में शादी विवाह करते हैं। और जब गौतम बुद्धा का समय आता है तो गौतम बुद्धा के पिताजी का नाम था शुद्धोधन, और शुद्धोधन क्या करते हैं, वो महाराजा थे हमारे अखंड भारत में। महाराजा होने के बाद भी शुद्धोधन क्या करते हैं, किसी को गुलाम नहीं बनाते हैं, किसी लोगों को यानी अपना प्रजा नहीं बोलते हैं या उनको गुलाम नहीं बनाते हैं। अपना हल चलाने के लिए, अपना बैल चराने के लिए, दूध निकालने के लिए, उनका सेवा करने के लिए किसी को उन्होंने गुलाम नहीं बनाया। तो इसका सबूत क्या है, कभी कभी पूछते हैं इसका सबूत क्या है। तो इतिहास हम लोगों को बताता है कि गौतम बुद्धा के जो पिताजी हैं शुद्धोधन, वो गाँव के लोगों के साथ में हल चलाते हैं, साथ में हल चलाते हैं, वो किसी को नहीं रख रहे हैं हल चलाने के लिए। तो यहाँ पर साथ में हल चला रहे हैं, यानी गौतम बुद्धा के जो पिताजी हैं वो किसी को गुलाम नहीं बनाए। तो गौतम बुद्धा के समय ही हमारे देश को ऐसा अखंड भारत कहा जाता था। इस अखंड भारत को अगर हम लोग देखें तो अखंड भारत में हम लोगों का 13 बार आक्रमण हुआ, 13 बार। और आज हमारे भारत का जो टुकड़ा है वो 13 टुकड़ा हो गया। 13 बार आक्रमण हुआ और आज भारत का 13 टुकड़ा हो गया। तो इस अखंड भारत में गौतम बुद्धा क्या करते हैं, यानी पूरा राज काज को, पूरा राजपाट को छोड़ करके
यहाँ से लेकर के यानी भारत से लेकर के चीन, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, सारे जगह उन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया, सारे जगह गौतम बुद्ध ने किया। और गौतम बुद्धा यानी जब शुरू कर रहे थे, यानी अपना राजकाज को बढ़ाने का काम कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने राजपाट छोड़ा, और राजपाट छोड़ने के बाद में उन्होंने काम शुरू किया। और जब काम के लिए निकले तो उनके पास में कोई लोग नहीं थे, और जब कोई लोग नहीं थे तो उन्होंने जब काम शुरू किया तो केवल 5 लोग उनके कैडर में आए, 5 लोग केवल आए। और ये जो 5 लोग हैं वो लोग गौतम बुद्धा के पास में आते हैं और कैडर लेते हैं। कैडर लेने के बाद में समाज में जाते हैं, समाज में जो भी स्थिति परिस्थिति है उसको फिर देख के आते हैं गौतम बुद्धा के पास, और गौतम बुद्धा को सारा चीज़ बताते हैं, वृत्तांत बताते हैं। बताने के बाद में क्या करते हैं, यानी गौतम बुद्ध उसका समाधान बताते हैं। समाधान बताने के बाद उन लोग फिर जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर अगर कोई परेशानी आया तो फिर उन लोग वापस आते हैं, उसके बाद में फिर सीखते हैं, यानी गौतम बुद्ध उनको बताते हैं। तो ऐसा करते करते उनके पास में लाखों लोग उसके कार्यकर्ता बन गए। यानी ये जो संभव हुआ, यानी अखंड भारत में पूरे जगह अपना यानी जो संगठन है उसको विस्तार करने का जो काम है वो केवल और केवल कैडर से ही हो पाया। आज हम लोग अगर कैडर में नहीं बैठेंगे तो हम लोग जो आंदोलन अभी वाम से भारत मुक्ति मोर्चा चला रहे हैं उस आंदोलन को हम लोग सफल नहीं कर सकते। इसलिए पूरे देश में अगर हम लोगों को देखेंगे, यहाँ पर अखंड भारत में गौतम बुद्ध ने उसको शुरू किया, उसी कैडर को हम लोग आज वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोग शुरू किए हैं और पूरे देश में इसको चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग हम लोग सोचते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे, हम लोग बहुत सारे लोग जानते हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को अगर आप लोग देखेंगे तो गौतम बुद्ध के पास में आप लोग यहाँ पर 5 फन वाला जो नाग है, ये पत्थर शिलालेख है और पत्थर की मूर्ति है। यहाँ पर हम लोग सारे चीज़ों को हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों का जो इतिहास है उसमें गौतम बुद्ध के समय में ही ये शिल्प कला वहाँ पर सबसे सफल शिल्प कला थी, और हमारे ही समाज के लोग शिल्प कला में माहिर थे। हमारे लोग शिल्प कला को बनाते थे। अगर रिकॉर्ड को देखा जाए, इतिहास को खंगाला जाए, तो हमारे अलावा दूसरे लोग शिल्प कला को आज तक नहीं बना सकते। बस्तर में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आज जितना भी हम लोग छोटा छोटा जो शिल्प कला हम लोग लोहे का देखते हैं, तांबे का देखते हैं, टीन का देखते हैं, तो बस्तर में बन रहा है। बस्तर में अभी भी बना रहे हैं हमारे लोग। तो उनके पास में जो डिजाइन है वो पूरे विश्व में यूनिक है, यानी हमारे लोग अभी भी उस शिल्प कला को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो गौतम बुद्ध यहाँ पर हम लोग वो करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर शिवलिंग दिखाई दे रहा है। ये शिवलिंग देखेंगे, यहाँ पर ये गौतम बुद्ध का 4 सिर है, यहाँ पर शिल्प कला में बना हुआ है, और यहाँ पर ये शिवलिंग का पूरा आकार दिया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध का पूरे साइड में सिर है, और आज के डेट पे यहाँ पर ब्रह्मा का वैसे सिर बनाया गया है। ये पत्थर में मिल रहा है, माने हमारे लोग बनाए हैं। और ये जो आप लोग फोटो देख रहे हैं इधर, ब्रह्मा जी का फोटो है, वो आज तक शिलालेख में या मूर्ति कला में या शिल्प कला में कहीं दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये जो फोटो है यहाँ पर इधर का, वो हम लोगों का क्या है, फोटो में ही दिखाई देता है, दूसरे जगह दिखाई नहीं देता है। ओरिजिनली हमारे समाज के पास में। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गौतम बुद्धा सोए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा सोए हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इधर जो विष्णु है वो सोया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का सोया हुआ फोटो है, शिल्प कला है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर विष्णु भगवान उधर सोए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर जो गौतम बुद्ध की माँ है महामाया, उसको दोनों तरफ से हाथी उनके ऊपर में पानी डाल रहा है। तो आज के डेट पे देखेंगे तो इस पर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर लक्ष्मी के ऊपर में हाथी पानी डालता हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या है, इसी को यानी आज के डेट पे अगर कहा जाए तो ये क्या है, हमारे
समाज का जो धरोहर है उस धरोहर पर इन्होंने आक्रमण किया और उस धरोहर को ख़त्म किया और अपना धरोहर को हम लोगों के ऊपर में थोपा। ये सच्चाई है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि गौतम बुद्ध के समय का जो शिल्प कला है उस शिल्प कला को आज हम लोग देखेंगे वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है और अपना जो अभी क्या बोलें उसको आर्टिफिशियल अपने लोग उसको बना करके हम लोगों के पास में प्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग उसको नहीं जान पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इस अखंड भारत में आर्यों का आगमन ऐसे पढ़ाया जाता है। वास्तव में आर्यों का आगमन नहीं हुआ, यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ। और आक्रमण होने से क्या है, हमारे समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं उस SC ST OBC के लोगों को अखंड भारत में द्रविड़ कहा जाता था। और द्रविड़ कहा जाता था उस समय द्रविड़ों के ऊपर में आर्यों का आक्रमण होता है। और आज हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रहते हैं और इसको पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। अगर पढ़ेंगे भी तो हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भारत का हृदय कहा जाता था। इस भारत के हृदय में बहुत अखंड जंगल था। इस अखंड जंगल में आर्यों के आक्रमण के बाद में हमारे लोग अपना जान बचाने के लिए जंगल की ओर घुसे और घुसने के बाद में जो लोग लगातार जंगल में रह करके किसी का गुलामी स्वीकार नहीं किए, आज के डेट पे अगर हम लोग संविधान को देखें, ये हम लोगों का संविधान है। इस संविधान में जो जंगल में रहे उन लोगों को यहाँ पर संविधान बोलते हैं लोग, आदिवासी लोग। उसके बाद में जो लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे और लड़ाई लड़ने के बाद उनकी संख्या कम हो गई, लड़ने लायक नहीं रहे, तो उनको समाज से बाहर कर दिया गया। और बाहर कर दिया गया वो लोग गांव के बाहर में रहते थे। और गांव के बाहर में उस समय अखंड भारत के समय जब हमारे लोगों के पास में धन दौलत रुपया पैसा सारा चीज़ उनके पास में भरा हुआ पूरा ऐसा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस समय क्या है, आर्यों का आक्रमण होता है और हमारे जल जंगल ज़मीन पर उन लोग क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। कब्जा करने के बाद हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को घर के बाहर बस्ती के बाहर उनको रखा जाता है। और जहाँ पर गंदा पानी या गंदी नाली का पानी उधर बहता है उधर उनको रहने के लिए मजबूर किया जाता है। जब भी गाय बैल मरता था तो वहाँ पर फेंका जाता था और वहाँ पर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग रहते थे। तो हमारे लोग वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग वहाँ पर चमड़ा उतारने का काम करते थे। पेट नहीं भरता था तो कभी कभी उसका मांस भी खाते थे। तो आज उसी को आज तक देखिए, ये 5000 साल पहले ऐसा हुआ, आज तक उनको कभी कभी चमड़ा कहा जाता है। सतनामी हमारे लोग इधर रायगढ़ जसपुर में अगर देखेंगे तो सतनामी बोलेंगे तो विश्वास नहीं करते, सतनामी को लोग चमड़ा ही बोलना पसंद करते। तो देखिए उस समय हमारे समाज के ऊपर में जब वो हुआ तो उसका जो बोलना है, वहाँ का जो स्थिति परिस्थिति है, आज भी हमारे समाज के ऊपर में थोपा गया। तो यहाँ पर हम लोगों का आर्यों का आक्रमण हुआ। जब सारे लोग चले गए, जंगल में चले गए, कुछ लोग गुलामी स्वीकार किए। उसके बाद में जब जंगल में चले गए तो वहाँ पर उनको पता चला कि हम लोगों का जो भाई है, दादा है, बच्चा है, उन लोग वहीं पर छूट गए। और वहाँ पर छूट गए ऐसा पता चला तो उन लोग क्या करते हैं, लौटते हैं वापस। और इस लौटना को हम लोग हमारे भारत के इतिहास में कहा जाता है प्रतिक्रांति करना। तो प्रतिक्रांति जब हुआ उस समय जब अपने आप को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए जब वापस आए तो वहाँ पर देखते हैं कि जो आर्य लोग हैं हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था का निर्माण करते हैं। और ये वर्ण व्यवस्था अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर में ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, चौथा शूद्र है और पांचवा अनटचेबल्स। यहाँ पर अनटचेबल्स में हमारे शेड्यूल कास्ट को गिना जाता है जमुना से। आइए सर, तो उसके बाद में यहाँ पर अनटचेबल्स यहाँ पर सबसे ओ में है, नीचे में है। आइए सर, तो यहाँ पर हम लोग वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो ये वर्ण व्यवस्था हम लोगों के ऊपर में, हमारे समाज के ऊपर में थोपा गया। दिखेगा बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग इस वर्ण व्यवस्था में हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र,
इसको हम लोगों का अनटचेबल्स को हमारे ज्योतिबा फुले बोलते हैं। इन लोग अति शूद्र लोग हैं और आदिवासियों को इनसे बाहर उन्होंने बताया, यानी हम लोग इस वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, आदिवासी लोग, ऐसा ज्योतिबा फुले हम लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऊपर में वर्ण व्यवस्था थोपी गई और इस वर्ण व्यवस्था को थोपने वाले ये जो व्यक्ति हैं मनु महाराज, ये हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था को लागू करते हैं और वर्ण व्यवस्था हमारे समाज के ऊपर में लागू करते हैं और मनुस्मृति का किताब लिखते हैं। और इसी मनुस्मृति में उन्होंने कहा, इस मनुस्मृति में उन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था में ऊपर के 3 वर्ण हैं उनका सेवा कौन करेगा? ये जो शूद्र लोग हैं उन लोग तन से, मन से और धन से ऊपर के वर्णों की सेवा करेगा। तो यहाँ पर ऊपर के वर्णों की सेवा करेगा ऐसा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो शूद्र लोग हैं ये लोग ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेंगे। ऊपर के 3 वर्णों की सेवा कैसे करेंगे? तन से, मन से और धन से। तन से भी करेंगे और धन से भी करेंगे और मन से भी करेंगे। तन से कैसे करेंगे? तो हमारे समाज में जब शादी विवाह होता था, अगर कोई शादी करके आया, लेके आया, तो उन लोग क्या करते थे? शादी तो मैं किया लेकिन मेरी जो बीवी है, मेरी जो पत्नी है, वो 3 रात ब्राह्मण के घर में जाती थी और वहाँ पर सेवा करती थी और उसको कहा जाता था कि ये पवित्र हो रही है, शुद्ध हो रही है। 3 दिन उनके साथ में रात बिताती थी। उसके बाद में जब शुद्धिकरण का यानी कार्य खत्म, उसके बाद में उसको उसके पति के पास में भेजा जाता था। ये था तन से। तो ऐसा हम लोग यानी हमारे इतिहास में हम लोग देखते हैं और इसको बनाने वाले ये मनु महाराज हैं। इन्होंने क्या क्या चीज़ बनाया मनुस्मृति में, हम लोगों को इसको भी हम लोगों को जानना जरूरी है। ये जो मनुस्मृति है उसको हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है उसको सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यानी उसके अंदर में जो है उसको ब्राह्मण लोग अपने ओ में बताते हैं और ये सर्व ब्राह्मण एकता संघ एक संगठन है और ये हम लोगों का 2017 में उन्होंने इसको बनाया, इस संगठन को बनाया और 2017 में अपने लोगों को जगाने के लिए इस मंत्र को यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। यहाँ पर सर्व ब्राह्मण एकता संघ, उसके इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, देवाधीनम जगत सर्व मंत्रधीना चा देवता ते मंत्र ब्राह्मण धीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसा ब्राह्मणों ने लिखा। अगला एक और है, ये है ब्राह्मण जागृति मंच। ये जो ब्राह्मण जागृति मंच है, ये 2 मंच के माध्यम से उन्होंने अपने लोगों को जगाने का प्रयास किया और उन्होंने उसमें लिखा, यहाँ पर उन्होंने लिखा, समस्त संसार देवताओं के अधीन है, समस्त मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, समस्त मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। यहाँ पर समस्त संसार देवता के अधीन है और समस्त देवता मंत्रों के अधीन है, सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण अपने आप को देवता घोषित कर रहे, देवता घोषित कर रहे और अपने आप को उन्होंने देवता बनाया और हमारे लोगों को उन्होंने पुजारी बनाया। और आज तक हम लोग देखिए 5000 साल पहले जब मनुस्मृति लिखा गया वहाँ पर उन्होंने लिखा, आज तक हम लोग उसको पालन कर रहे हैं और हम लोग उनको देवता मानते हैं। और हमारे भारत में, पूरे विश्व में अगर हम लोग देखें तो 200 से ज़्यादा देश हैं, 1-2 देश ज़्यादा हैं अभी टुकड़ा होने के कारण। तो क्या है, 200 देश में 1 भगवान, 2 भगवान, 3 भगवान से ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे भारत में 33 करोड़ देवी देवता है। और इसको किसने बनाया? इन्होंने बनाया। पहले तो अपने आप को देवता बनाया और देवताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने 33 करोड़ देवी देवता बनाए। और हमारा समाज आज भी उसी 33 करोड़ देवी देवता के चक्कर में आज भी अपना समय आज भी ख़त्म कर रहा है, लेकिन उनका देवता उनको कहीं मिल ही नहीं रहा है। और आज भी हम लोग ये सोच में जी रहे हैं कि कोई आएगा और हम लोगों का उद्धार करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को देवता बनाया और देवता बनाने के बाद में उन्होंने
ये ग्रंथ लिखे। ये जो ग्रंथ है, ये जो हम लोग देखेंगे तो रामायण को लिखने वाला रामायण को लिखने वाला वाल्मीकि अगर रामायण को हम लोग पढ़ते हैं तो वाल्मीकि बताते हैं मैं प्रचेता का 10वां पुत्र। और प्रचेता कौन है? यानी वाल्मीकि प्रचेता का पुत्र है, और प्रचेता का बाप कौन है? तो वो ब्रह्मा है। तो आज के डेट पे सारे लोगों को ये बताया जाता है कि वाल्मीकि भंगी था, कचरा साफ करने वाला था। रायगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पर गंदा नाली साफ करते हैं वाल्मीकि समाज के लोग, आज भी करते हैं। तो हमारे समाज में बताया जा रहा है कि वो गंदा नाली जो साफ करते हैं उन्हीं लोगों ने लिखा। लेकिन रामायण को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है मैं, यानी वाल्मीकि बोलता है मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ, और प्रचेता ब्रह्मा का बेटा है, और ब्रह्मा ब्राह्मण है। इसका मतलब ब्राह्मण का बेटा प्रचेता और प्रचेता का बेटा वाल्मीकि, तो वो ब्राह्मण है। फिर इधर महाभारत, वेद, पुराण सारे को अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं उसको ब्राह्मणों ने लिखा, यानी SC के लोग ने नहीं लिखा, OBC के लोगों ने नहीं लिखा, आदिवासी लोगों ने नहीं लिखा। तो इसका मतलब कि ये सारे के सारे जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उन्होंने लिखा, उन्होंने पढ़ा, सारा का सारा उन्होंने प्रबंधन भी उन्होंने किया। तो इसका मतलब वो अपने फायदे के लिए किया। साथियों, आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए आर्थिक सहयोग करें। जय मूल्य निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद।